हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप सबों से संबोधित हूँ। आज हम लोग छोटा नागपुर प्रदेश का प्रादेशिक अध्ययन भूगोल के परिप्रेक्ष्य में करेंगे। स्टूडेंट्स, किसी भी क्षेत्र का प्रादेशिक अध्ययन भूगोल में सम्मिलित एक नई विधा है जिसमें भूगोल के छात्र या अध्ययनकर्ता पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों का अध्ययन एक स्वतंत्र इकाई के रूप में करते हैं। जब हम पूर्वी भारत के मानचित्र का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि छोटा नागपुर पठार का प्रदेश वास्तव में भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर पूरब का ही भाग है, जो पूरब में गंगा नदी के निचले डेल्टाई मैदान, पश्चिम में विंध्याचल मैकाल पर्वत श्रेणियों तथा बघेलखंड का पठार, उत्तर में गंगा का मध्यवर्ती मैदान और दक्षिण में उड़ीसा का उच्च प्रदेश है। इस प्रकार यह प्रदेश 22 डिग्री 0 मिनट से 25 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री 27 मिनट से 87 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 86,240 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रदेश के अंतर्गत झारखंड राज्य का अधिकांश भाग, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा के कुछ हिस्सों को रखा जाता है। स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर जो मानचित्र दिया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। इस मानचित्र में भारत में छोटा नागपुर प्रदेश को दिखाया गया है। इसे देखकर अपने दिमाग में सुरक्षित कर लें कि यह भारत के किस हिस्से में या कहाँ पर स्थित है। ठीक है। छोटा नागपुर का पठार बिहार राज्य के दक्षिण में प्राचीनतम चट्टानों की संरचना के रूप में फैला हुआ है। भूगर्भिक संरचना के विचार से यह भाग भारतीय प्रायद्वीप का ही एक हिस्सा है और इसका इतिहास भी प्रायद्वीपीय भाग के ही समान है। मतलब इसका भी वही इतिहास है जो प्रायद्वीपीय भारत या गोंडवाना लैंड जिसको कहें का इतिहास है। दोनों का इतिहास एक जैसा है। आज से लगभग 3.75 अरब वर्ष पूर्व जब पृथ्वी की संरचना हुई थी, तब इस भाग में परतदार चट्टान नहीं थे। लावा या मैग्मा से उत्पन्न इन चट्टानों को भारतीय भूविज्ञान में धारवार फॉर्मेशन की श्रेणी में रखा जाता है। कौन सी श्रेणी? धारवार फॉर्मेशन या पट्टी या बनावट की श्रेणी में रखा जाता है, जो सबसे पुराने चट्टानों का वर्ग है। ठीक है। उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि छोटा नागपुर का पठार पृथ्वी की सबसे प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित प्रदेश है। किंतु जब हमें इसका अध्ययन एक स्वतंत्र भौगोलिक प्रदेश के रूप में करना पड़ता है तो इस प्रदेश के निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डालना आवश्यक हो जाता है ना। अब देखेंगे आगे हम लोग कौन कौन से बिंदु हैं। इसका पहला बिंदु या पहला पॉइंट है भौतिक संरचना। किसी भी प्रदेश का प्रादेशिक अध्ययन करने के लिए हमें सबसे पहले उसके भौतिक बनावट को देखना पड़ता है। पहले हमने उसका भूगर्भिक संरचना देखा, अब भौतिक संरचना देखते हैं। भौतिक संरचना की दृष्टि से
छोटा नागपुर को दो मुख्य भाग में बांटकर इसका अध्ययन किया गया है। मुख्य रूप से दामोदर नदी इसमें विभाजक रेखा का काम करती है, जो लगभग इसके बीच में पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। आप अपने स्क्रीन पर छोटा नागपुर के मानचित्र को देखें। मानचित्र से स्पष्ट हो जा रहा है कि दामोदर नदी जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, इसे दो भागों उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर में बांट देती है। ठीक है, अब हम पहले उत्तरी छोटा नागपुर का अध्ययन करते हैं। तो छोटा नागपुर का यह भाग पाटलैंड और रांची पठार के उत्तर में स्थित है, जो दामोदर और औरंगा घाटियों की खड़ी ढालों द्वारा अलग होती है। हजारीबाग का ऊपरी पठार, जो इस भाग के लगभग मध्य में स्थित है, यहाँ से सभी दिशाओं में भूमि ढालुआं हो जाती है। यह निम्नलिखित उप क्षेत्रों को जोड़ता है। कौन सा? उत्तरी छोटा नागपुर का हजारीबाग पठार। उसमें से देखते हैं पहला उसका, या कहिए ए, पलामू की उच्च भूमि। हजारीबाग के पठार ने ही पश्चिम की ओर घुसकर पलामू की उच्च भूमि को काट दिया है। इस क्षेत्र की मुख्य विशेषता विभिन्न प्रकार के उच्चावच, मिट्टी, जंगल एवं कृषि का अभाव है। ठीक है, अब इसका बी, हजारीबाग पठार। इसके अंतर्गत हजारीबाग का विस्तृत क्षेत्र कोडरमा तथा बिहार के गया, नवादा एवं मुंगेर जिले के कुछ भाग आते हैं। इस क्षेत्र में नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता है। कौन कौन सा चट्टान? नीस और ग्रेनाइट चट्टान। यह एक उच्च पठारी क्षेत्र है, जो दो विभिन्न सतहों, ऊपरी हजारीबाग एवं निम्न हजारीबाग के रूप में चिन्हित किया गया है। अब इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं, सी, दामोदर घाटी। इस घाटी के अंतर्गत धनबाद, गिरिडीह एवं हजारीबाग के कुछ हिस्से सम्मिलित किए जाते हैं। यहाँ के मुख्य चट्टान गोंडवाना युग के हैं, जिससे कोयले की प्राप्ति होती है। कोयला के अलावा यहाँ बलुआ पत्थर और क्ले भी बहुतायत में मिलता है। ठीक है, अब इसका चौथा केंद्र देखते हैं। चौथा पॉइंट, डी, संथाल परगना उच्च भूमि। इस क्षेत्र के अंतर्गत राजमहल की उच्च भूमियाँ एवं पहाड़ियाँ आती हैं। इन पहाड़ियों की ऊंचाई 300 मीटर से अधिक है तथा ढाल 2 डिग्री से 6 डिग्री तक है। यहाँ पर धरातल के ऊपर लेटेराइट मिट्टी एवं घाटियों में ह्यूमस युक्त मिट्टी पाई जाती है। यहाँ तक आपका हो गया उत्तरी छोटा नागपुर। अब हम लोग अध्ययन करेंगे दक्षिणी छोटा नागपुर का। दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र का मुख्य भाग रांची का पठार है। इसके दक्षिण में उड़ीसा राज्य का गंगपुर जिला, पश्चिम में मध्य प्रदेश राज्य के जसपुर तथा सरगुजा जिले, उत्तर में पलामू तथा हजारीबाग, कोडरमा एवं गिरिडीह जिला, पूरब में मानभूम एवं दक्षिण पूरब में सिंहभूम जिला स्थित है। ठीक है, वास्तव में यह पठार गंगा नदी क्रम एवं प्रायद्वीपीय पठार को
अलग करने वाला जल विभाजक है। पश्चिमी सीमांत भाग में इसकी औसत ऊंचाई 3,500 फीट, मध्यवर्ती भाग में 2,250 फीट तथा पूर्वी भाग में औसत ऊंचाई 1,000 फीट है। पठार की सामान्य सतह मंद ढाल वाली तथा तरंगित है। तरंगित या लहरदार होने के कारण पश्चिम से पूरब की ओर ढाल सोपानाकार या सीढ़ी नुमा नजर आती है। हालांकि भूगोलवेत्ताओं ने अध्ययन की सुविधा के लिए दक्षिणी छोटा नागपुर पठार का 2 अन्य भाग भी माना है। उसमें से पहला या एक कह दीजिए पाट प्रदेश, जो इस भाग के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अब देखिएगा कि नक्शे में भी आपको ये नज़र आएगा, हमने पहले ही नक्शा दे दिया था इसका। अब दूसरा है इसका या बी, दक्षिणी पूर्वी भाग में सिंहभूम क्षेत्र। पाट प्रदेश में पलामू एवं रांची का कुछ हिस्सा रखा गया है तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में चाईबासा मैदान, स्वर्णरेखा घाटी, धनजोरी उच्च भूमि, पुरुलिया उच्च भूमि एवं डालमा श्रेणी को रखा गया है। यहाँ तक हमने भौतिक संरचना को देखा। अब हम आगे इसके जलवायु को देखते हैं। यहाँ की जलवायु क्या है और कैसी है, ये दूसरा पॉइंट होगा, जलवायु। छोटा नागपुर पठार की जलवायु उष्णकटिबंधीय या मानसूनी जलवायु है। यहाँ ग्रीष्मकाल अत्यंत गर्म होता है, जिसमें अप्रैल, मई तथा जून में तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर रहता है। मानसून के आगमन के साथ तापमान में कुछ गिरावट एवं आर्द्रता में वृद्धि होने लगती है। शरद काल में तापमान कम हो जाता है। जनवरी, फरवरी तथा मार्च महीनों में तापक्रम क्रमशः 44 डिग्री, 46.5 डिग्री एवं 55 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। इस प्रदेश में जाड़ों एवं गर्मी के तापमान में बहुत अंतर पाया जाता है, जो क्रमशः 39 डिग्री से 57 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 38 इंच तक होती है, जिसमें से सबसे अधिक वर्षा जून से सितंबर तक 47 इंच होती है। इस प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा का जिला कुरदेग है, जहां वर्षा का औसत 67 इंच है तथा सबसे कम वर्षा वाला जिला तमाड़ है, जहां औसत वर्षा 40 इंच होती है। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा जलवायु। अब इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं, अपवाह तंत्र। गंगा के मैदानी प्रदेश एवं प्रायद्वीपीय पठार का विभाजक होने के कारण एवं उत्तर, दक्षिण तथा पूरब की ओर इसका ढाल होने से तीनों ही दिशाओं में नदियां इस पठार में प्रवाहित होती हैं, किंतु अपनी विशिष्ट धरातलीय संरचना के कारण इसके मध्य में प्रवाहित होने वाली नदी ही सबसे मुख्य है। आपके स्क्रीन पर छोटा नागपुर के अपवाह तंत्र का मानचित्र दिया जा रहा है, जिसको ध्यानपूर्वक देखने से नदियों का उद्गम क्षेत्र एवं बहाव की दिशा और क्षेत्र स्पष्ट हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियां निम्नलिखित हैं। उसमें से पहला नदी कौन सा है?
दामोदर नदी इस प्रदेश में बहने वाली सबसे मुख्य नदी दामोदर है। अपनी बाढ़ की विभीषिका के कारण आज़ादी के पूर्व तक इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। दामोदर नदी की उत्पत्ति छोटा नागपुर पठार में स्थित खमेरपाट हिल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई से होती है, जो झारखंड से प्रवाहित होती हुई बंगाल के कलकत्ता से लगभग 30 मील आगे जाकर हुगली नदी से मिल जाती है। अपने उद्गम स्थल से लेकर हुगली नदी में मिलने तक इसके प्रवाह मार्ग की लंबाई लगभग 336 मील है, जिसमें से लगभग 180 मील झारखंड में पड़ता है। मतलब आधा से अधिक झारखंड में ही इसका बहाव क्षेत्र है। अब इसका दूसरा देखते हैं, दूसरी नदी स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी स्वर्णरेखा है। इस नदी की उत्पत्ति रांची शहर के निकट उत्तर में पठार के ऊंचे भागों से होती है और झारखंड के जमशेदपुर में प्रवाहित होते हुए तथा कई जलप्रपातों का निर्माण करते हुए उड़ीसा के समुद्र तटीय प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। हुंडरू, जोहना एवं दसम घाघ जैसी प्रसिद्ध जलप्रपातें इसी नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा हैं। स्वर्णरेखा नदी दक्षिणी छोटा नागपुर की सबसे मुख्य नदी है, जिसका प्रवाह मार्ग उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। अब हम लोग छोटा नागपुर अपवाह तंत्र के तीसरी नदी के बारे में जानेंगे। तीसरे नदी में हम लोग रखते हैं सोन नदी। इस नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार के पश्चिम में मैकाल पर्वत के अमरकंटक या छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में है। सोन नदी पलामू और गढ़वा जिले के पश्चिमी सीमा का निर्धारण करते हुए पटना से पश्चिम में गंगा नदी में मिल जाती है। उद्गम स्थल से मुहाने तक इस नदी की कुल लंबाई 784 किलोमीटर है तथा उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदी है। ठीक है। अब चौथे नदी की ओर हम बढ़ते हैं या देखते हैं। चौथा में हम रखते हैं फल्गु नदी। फल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में है। बहुत सारी छोटी छोटी नदियों के मिलने से इसकी मुख्य धारा का निर्माण होता है, जिसे निरंजना कहा जाता है। झारखंड में इस नदी को निरंजना कहा जाता है। आगे बढ़ने पर बोध गया के पास इसमें मोहना नदी का मिलन होता है, जिससे इसकी चौड़ाई काफ़ी फैल जाती है और अंत में यह ताल क्षेत्र के निकट गंगा में मिल जाता है। ठीक है, ये चौथा नदी था। अब हम लोग देखते हैं पांचवा नदी अजय नदी। इस नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार के पूर्वोत्तर भाग में है। अजय नदी अपने उद्गम स्थल से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए बंगाल के हुगली नदी में मिल जाती है। इसका बहाव क्षेत्र छोटा है किंतु है विकसित। अब छठा में देखते हैं उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल का उद्गम स्थल रांची पठार के लगभग मध्य में है। यह पाट प्रदेश के ढालों से होते हुए सोन नदी में
मिल जाती है। औरंगा और अमानत नदियाँ पाट प्रदेश में इसमें मिलकर इसकी चौड़ाई को बढ़ा देती हैं। किसकी चौड़ाई को? उत्तरी कोयल की चौड़ाई को। अब छठा नदी देखते हैं, ब्राह्मणी नदी। इस नदी का निर्माण दक्षिणी कोयल और शंख नदी के मिलने से हुआ है। पठार के निचले हिस्से में आगे बढ़ने पर यह वैतरणी नदी में मिल जाती है। यहाँ से पुनः आगे बढ़ते हुए यह उड़ीसा राज्य में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उद्गम स्थल से मुहाने तक इस नदी की कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। किसकी? ब्राह्मणी नदी की। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, सातवीं नदी या सातवां पॉइंट, बराकर नदी। बराकर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर के कोडरमा पठार के उत्तरी भाग में है। यह दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए धनबाद एवं गिरिडीह की सीमा पर दामोदर नदी में मिल जाती है। ठीक है। अब आठवीं नदी देखते हैं और हमारे समझ से ये अंतिम महत्वपूर्ण नदी है छोटा नागपुर में, सकरी नदी। नाम आप लोगों ने भी सुना होगा। सकरी नदी का उद्गम स्थल भी कोडरमा पठार का उत्तरी पश्चिमी भाग में ही है, किंतु जहां बराकर नदी अपने उद्गम स्थल से दक्षिण की ओर मुड़ती है, वहीं सकरी नदी उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर गिरिडीह जिले से होते हुए बिहार के नवादा जिले में प्रवेश कर जाती है और आगे बढ़ने पर इसमें क्यूल और मोहरर नदियाँ इसमें मिलकर इसकी चौड़ाई को और अधिक बढ़ा देती हैं। अंत में यह ताल क्षेत्र के निकट गंगा नदी में मिलकर समाप्त हो जाती है। इनके अलावा भी छोटा नागपुर पठार में अनेक छोटी छोटी नदियां हैं जो उपरोक्त नदियों की ही सहायक हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से बहुत आगे तक नहीं बढ़ती हैं। छोटी छोटी नदियां बहुत सारी हैं। अब हम चौथा पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा भौतिक संरचना, जलवायु, अपवाह तंत्र। अब चौथा पॉइंट देखते हैं, खनिज। खनिज के मामले में छोटा नागपुर बहुत धनी प्रदेश है। अतुल खनिज के कारण ही छोटा नागपुर प्रदेश को रत्नगर्भा भूमि और कुबेर का खजाना कहा जाता है। भारत के कुल खनिज उत्पादन में 40% और मूल्य के दृष्टि से 30% का अंशदान छोटा नागपुर का है। पेट्रोलियम को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख खनिज यहाँ पाए जाते हैं। पूरे संसार में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहाँ इतने सारे खनिज एक साथ पाए जाते हों। इसी कारण इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। आप अपने स्क्रीन पर छोटा नागपुर के मानचित्र में विभिन्न खनिजों के उत्पादन क्षेत्र को देख सकते हैं, जिसमें उत्तरी छोटा नागपुर में आधात्मिक खनिजों की प्रधानता है, जबकि दक्षिणी छोटा नागपुर में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। छोटा नागपुर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज निम्नलिखित हैं, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। इसमें से सबसे पहला नाम आता है अबरख या माइका। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में कोडरमा एवं गिरिडीह जिला के सीमांत क्षेत्रों या मिलन क्षेत्रों में लगभग 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अबरख की पेटी पाई जाती है, जिसे माइका बेल्ट के नाम से जाना जाता है।
विदेशों में तो गिरिडीह शहर की प्रसिद्धि माइका सिटी के नाम से ही है। इस क्षेत्र में प्राप्त होने वाले अबरख को रूबी माइका कहा जाता है, जिसे संसार में सबसे अच्छी क्वालिटी का होने का गौरव प्राप्त है। पूरे संसार में सबसे अच्छी क्वालिटी का माइका कोडरमा गिरिडीह क्षेत्र में होता है। अबरख अत्यधिक ताप सहने वाला तथा विद्युत का कुचालक है, अतः विद्युत उपकरणों के निर्माण करने के लिए यह अनिवार्य वस्तु है। इसके अलावा अबरख का उपयोग रासायनिक उद्योग, रबर उद्योग, पेंट उद्योग आदि में भी किया जाता है। उत्कृष्ट कोटि के अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बाद भी भारत अपने लिए इसका उपयोग नहीं कर पाता है और अपने उत्पादन का लगभग 90% निर्यात कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट या दूसरा खनिज कोयला। कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर अग्रगण्य है, मतलब सबसे आगे है। भारत में कोयले के कुल उत्पादन का लगभग आधे से अधिक भाग का उत्पादन छोटा नागपुर अकेले करता है। छोटा नागपुर में कोयला का भंडार गोंडवाना युग में बने चट्टानों से प्राप्त होता है। खनिज सर्वेक्षण विभाग के सर्वे के अनुसार यहाँ कोयला का कुल भंडार लगभग 2000 करोड़ टन है। छोटा नागपुर में कोयला उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। इसमें से ए, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। कौन सा है? दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, जहाँ सबसे अधिक कोयले का उत्पादन होता है। और दामोदर घाटी में भी झरिया, चंद्रपुरा, बोकारो, रामगढ़, गिरिडीह आदि मुख्य कोयला उत्पादन के केंद्र हैं या क्षेत्र हैं। इसका बी, हजारीबाग कोयला क्षेत्र। सी, अजय नदी कोयला क्षेत्र। डी, राजमहल कोयला क्षेत्र। ई, उत्तरी कोयल कोयला क्षेत्र। ये आप अपने नक्शे में भी देख सकते हैं, जो नक्शा आपके स्क्रीन पर दिया गया था। इनमें से सबसे अधिक कोयले का उत्पादन दामोदर घाटी के झरिया में होता है, जहां से कुल उत्पादन का 32% कोयला प्राप्त होता है। यह हो गया कोयला। अब तीसरा देखते हैं लौह अयस्क या आयरन ओर। भारत में छोटा नागपुर प्रदेश लौह अयस्क का सबसे प्रमुख उत्पादक केंद्रों में से एक है। यहाँ यह सिंहभूम और उड़ीसा के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कोल्हान सीरीज नामक प्रसिद्ध लोहे की पेटी में स्थित है। कोल्हान सीरीज झारखंड में भी है, उड़ीसा में भी है और कुछ और आगे बढ़ कर के है उधर। यहाँ लौह अयस्क उन चट्टानों में मिलता है जो हेमेटाइट और क्वार्ट्जाइट्स चट्टानों से बने हुए हैं। कोल्हान सीरीज से भारत का 70% से अधिक लौह अयस्क प्राप्त होता है या प्राप्त किया जाता है, जो विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 25% है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तांबा या कॉपर। भारत में तांबा के उत्पादन में छोटा नागपुर को एकाधिकार प्राप्त है, मतलब कहीं और नहीं होता है। यहाँ तांबा का मुख्य भंडार तथा खनन केंद्र सिंहभूम के घाटशिला, राखा, मोसाबनी
और धोवानी क्षेत्र में स्थित है। सिंहभूम जिले में लगभग 130 किलोमीटर के लंबी पेटी में कॉपर बेल्ट स्थित है। छोटा नागपुर में सिंहभूम के अतिरिक्त हजारीबाग तथा संथाल परगना के कई स्थानों पर तांबा पाया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट। बॉक्साइट अल्युमिनियम धातु का मुख्य घटक है, इसी से अल्युमिनियम बनता है। छोटा नागपुर में बॉक्साइट की महत्वपूर्ण खानें रांची और पलामू जिले में फैला हुआ है। यहाँ का पाट प्रदेश बॉक्साइट भंडार के रूप में प्रसिद्ध है, जहाँ लगभग 1 करोड़ टन भंडार का अनुमान है। नेक्स्ट पॉइंट, मैंगनीज। छोटा नागपुर के सिंहभूम जिले में लोहे की खानों के निकट धारवाड़ सीरीज की चट्टानों में मैंगनीज के भंडार पाए जाते हैं। इसका खनन केंद्र मुख्यतः गुआ, नोवामुंडी, जामदा और चाईबासा के निकट है। मैंगनीज का उपयोग खासकर इस्पात बनाने में तथा अन्य उद्योगों में भी किया जाता है। इसके अलावा भी कई अन्य महत्वपूर्ण खनिज छोटा नागपुर में पाए जाते हैं, जैसे फायर क्ले, काइनाइट, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, सोना, चांदी आदि। यहाँ उपलब्ध चूना पत्थर के आधार पर तो छोटा नागपुर में सीमेंट के कई बड़े कारखाने भी चल रहे हैं। अन्य खनिज बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, अतः उनका महत्व अधिक नहीं है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा खनिज, अब हम आगे बढ़कर के देखेंगे सिंचाई के साधन। छोटा नागपुर में सिंचाई के साधन। किसी भी प्रकार के कृषि कार्य के लिए सिंचाई के साधन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। छोटा नागपुर में प्रमुख सिंचाई के साधन निम्नलिखित है। इसमें सबसे पहला नाम आएगा नहर, कैनल। छोटा नागपुर में आज़ादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत नदियों पर बड़े बड़े बहुउद्देशीय बांध बनाए गए हैं। इन बांधों से नहरें निकालकर आसपास के कृषि क्षेत्रों को सिंचित करने का कार्य किया जाता है, किंतु यहाँ की भू आकृति के कारण नहरों की संख्या सीमित है। भू आकृति ऐसा है, पूरा उबड़ खाबड़ पहाड़, पत्थर, नाला सबको काट करके आगे बढ़ाना बड़ा खर्चीला और कठिन काम है, और ये बहुत उपयोगी साबित नहीं हो पा रहे हैं। इसका दूसरा है तालाब। छोटा नागपुर में प्राचीन काल से ही तालाबों के द्वारा सिंचाई का कार्य किया जाता रहा है। यहाँ मुख्य रूप से ढलानों के निचले हिस्से में बड़ा सा ऊंचा मेड़नुमा घेरा बनाकर छोटे छोटे बांध बना लिए जाते हैं, जिनमें वर्षा काल में जल भर जाता है और वे तालाब का रूप ले लेते हैं। किंतु इनमें से अधिकांश तालाब जाड़े के मौसम समाप्त होने तक या ग्रीष्म काल के आगमन तक लगभग सूख जाते हैं। फिर भी धान और गेहूं या अन्य रबी फसलों की खेती में ये बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। ठीक है, अब तीसरा है कुआं, वेल। छोटा नागपुर के लगभग सभी गांवों में कुओं के द्वारा कुछ न कुछ सिंचाई का कार्य किया जाता है। वास्तव में छोटा नागपुर के ग्रामीण जीवन का आधार ही कुआं है ना। यहाँ कुओं से न केवल पेय जल उपलब्ध होता है,
बल्कि घरों के आसपास की ज़मीनों, जिसको बारी भी कहा जाता है, उन ज़मीनों में हरी सब्जियों की खेती इन्हीं कुओं पर निर्भर है, जो इनकी मुख्य नगदी फसल कहलाती है। हरी सब्जियों से ही लोगों को रोज माने प्रतिदिन कुछ न कुछ आमदनी हो जाता है, इसलिए नगदी फसल कहलाता है। गांव के नज़दीक कुओं से सिंचाई के माध्यम से रबी फसलें जैसे गेहूं, आलू, चना, तिलहन आदि भी उपजाए जाते हैं कुओं के कारण, कुओं के माध्यम से। अब चौथा देखते हैं सिंचाई का साधन। चौथा सिंचाई के साधन में नलकूप या ट्यूबवेल। हाल के वर्षों में विज्ञान के विकास का प्रभाव कृषि कार्यों में अन्य साधनों के उपयोग के साथ साथ सिंचाई पर भी पड़ा है। छोटा नागपुर में भी लगातार जल स्तर नीचे खिसकते जाने के कारण यहाँ के किसान भी कृषि सहित अन्य कार्यों के लिए नलकूपों का सहारा ले रहे हैं, किंतु लचर विद्युत व्यवस्था के कारण यह अधिक सफल नहीं हो पा रहा है। ठीक है। उपरोक्त अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि छोटा नागपुर प्रदेश न केवल अपनी भू आकृति बल्कि अपवाह तंत्र, जलवायु एवं खनिजों के मामले में भी भारत के भूगोल में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है, जो इसे देश के अन्य प्रदेशों से अलग करता है। बस झारखंड का छोटा नागपुर का प्रादेशिक अध्ययन समाप्त हुआ। अब हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।